बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं और ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, ये हमने डिराइव किया था। तो इसके बाद हमने कुछ फैक्टर देखने हैं जो कि कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने दो प्लेट ली थी। एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी प्लेट हमने देखी थी वो नेगेटिवली चार्ज है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो गैप है, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसको हमने डी के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से निकली नेगेटिव प्लेट के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अब अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस की जो एप्लीकेशन है, ये जिसके अंदर हमने ऑपोजिटली जो चार्ज प्लेट है उसकी अगर हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास रिजल्ट आता था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिग्मा है इसको हम बोलते हैं ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा जो होता है ना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको किसके इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अब E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला रिलेशन जो हमें मिला है, ये गाउस की जो थर्ड एप्लीकेशन है ऑपोजिशनली चार्ज वाली, तो उससे ये हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है। ये रिलेशन वहां से आया, इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जो सिग्मा है वो क्यू ओवर ए, इट मींस के ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो ये इसके इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ई है इसके अंदर हमने सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है। सिग्मा की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आएगी। अब हमने जो फार्मूला पढ़ा था ना, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, अब इसमें जो हमारे पास V जो होगा, V यहाँ पे हम अप्लाई जो करने जा रहे हैं वो है पोटेंशियल का फार्मूला जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फार्मूला पड़ा है, V इज इक्वल टू यहाँ पे ई डी। अब ई जो है वो यहाँ से ले आप क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू पुट की, ये डी इसके साथ इसी तरह मल्टीप्लाई हो गया। अब वी की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। अब वी की वैल्यू भी आ गई, हमने इस वी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद क्यू जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तब हमारे पास जो फार्मूला आया है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने का जो फार्मूला हमारे पास आया है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। एक फार्मूला हमने पहले ड्राइव किया था यहाँ से, इसका जो यूनिट हमने डिफाइन किया है फैरड, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब हमने यहाँ पे देखा है कि जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि हम यहाँ पे ना ये रेशियो लेते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें बैकग्राउंड जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम प्लेट लेते हैं, प्लेट का जो एरिया होता है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ये इसका जो है वो एरिया है। और दूसरा, इन दोनों के दरमियान जो गैप है इस डिस्टेंस के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस जो है ये डिपेंडेबल होती है यहाँ पे, जो गैप है प्लेट्स के दरमियान और जो साइज होता है प्लेट का इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर जो होता है ना वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के ऊपर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। अब चौथी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसका मीडियम। अगर हम मीडियम को लाई कर देते हैं यहाँ पे, इनके दरमियान मीडियम रख देते हैं, कोई रिलेटिव मीडियम ले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स जो रिलेटिव मीडियम हम यहाँ पे लेकर आएंगे वो भी कैपेसिटेंस के ऊपर भी डिपेंडेबल होगी।
अब ये है हमारे पास, अगर हम वैक्यूम में के लिए जहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव मीडियम एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, उसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो तब हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये वैक्यूम की हम बात कर लेते हैं, तो तब कैपेसिटेंस ऐसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिलेटिव मीडियम लेते हैं, कोई मीडियम इनके दरमियान प्लेस कर देते हैं, तो तब ये फार्मूला जो होगा वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, ए और डी इसी तरह। सिर्फ यही फार्मूला जो होगा इसके साथ हमने एप्सिलॉन नॉट लेकर आना है, जिससे इसकी जो कैपेसिटेंस होगी मीडियम में अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, अगर आप एरिया ग्रेटर कर देते हैं, आपके पास यहाँ पे जो एरिया होता है ना प्लेट का, अगर आप ये प्लेट्स और कैपेसिटर का जो एरिया है ये ग्रेटर कर दें, तो तब कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर ये इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, जो डिस्टेंस है, इसको आप कम कर दें, तो तब कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरा, अगर हम यहाँ पे कोई रिलेटिव मीडियम लेकर आ जाते हैं, रख देते हैं, तो तब भी इसकी कैपेसिटेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके फैक्टर्स हैं जो कि कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसका फार्मूला भी आपने यहाँ पे देखा है। स्टूडेंट्स, एक फील्ड होती है फ्रिंजिंग फील्ड। अब फ्रिंजिंग फील्ड कौन सी फील्ड होती है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, ये न्यू बात है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइन जाती हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल कर्व होके इसमें एंटर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधी है, ठीक है, यहाँ पे कर्व होनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे ये फील्ड लाइंस होती है वो कर्व होना शुरू हो जाए, तो हम उन फील्ड्स को नाम देते हैं फ्रिंजिंग फील्ड का। वो फ्रिंजिंग फील्ड जो है वो कहलाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखे इसके जो फैक्टर्स हैं जो जो डिपेंड करते हैं, और कैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम कम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि एग्जांपल है जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, और उसकी जो एक साइड है उसका साइज 5 सेंटीमीटर है, सेपरेट किया गया 1 मिलीमीटर से। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया जाए तो तब, और उसका चार्ज जो होगा वो कितना होगा। अब वैल्यू ऑफ जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगी, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। चार्ज फाइंड करने के लिए Q इज इक्वल टू सी वी, सी ये पुट करेंगे, वी उसने दिया है हमें 10 वोल्ट, तो हम यहाँ पे पुट करके, पुट करने के बाद हमारे पास ये इसका चार्ज आ जाएगा, इतना चार्ज इसके ऊपर जो है वो स्टोर होगा, 221.2, यहाँ पे 22.12, ये इतने पिको फैरेड ये कैपेसिटेंस है, ये पिको कूलम है, ये इसका चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर होता है ये पंखों में भी हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट मैं कर रहा हूँ ताकि इसका भी आपको पता हो। कभी कभार ऐसा होता है पंखे की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कैपेसिटर जब खराब हो जाता है, जब कोई इलेक्ट्रिशियन को आप दिखाते हैं तो वो कहता है कि पंखे की स्पीड जो है वो कम हुई है, या पंखा स्टार्ट नहीं होता जल्द, तो वो उसका कैपेसिटर जो होता है ना वो चेंज कर देता है, तो पंखे की स्पीड आज बढ़ जाती है अगर स्लो। तो अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा तो अगर तो कैपेसिटर खराब है, तो वो कैपेसिटर जो है वो चेंज करता है, तो जिससे पंखे की जो स्पीड होती है एक तो बढ़ जाती है, दूसरा पंखा जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसा जो है वो कैसे पॉसिबल होता है, ये कैपेसिटर से। कैपेसिटर का काम ये होता है पंखे के अंदर
पंखे के अंदर कैपेसिटर का काम ये है कि उसने उसको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक टॉर्क पढ़ना है। मैग्नेटिक टॉर्क यूनिट नंबर 14 के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इनिशियल टॉर्क जो प्रोवाइड करना ये कैपेसिटर का काम होता है पंखे के अंदर, जिससे फिर वो रोटेट करता है अपने, उसकी जो मोशन होती है फिर रोटेटरी होती है। तो ये स्टूडेंट्स लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।